तो हम लोगों का इसमें डी हम लोग को पता है कि 10 है, क्योंकि 10% दिया है। अब हम लोग को जानना है सीडीटी क्या है। तो सीडीटी सम में नहीं दिया है, सीडीटी सम में नहीं दिया है, इसलिए सीडीटी को हम लोग 0 ले ले रहे हैं। आरपी अब जानना है और आईपी जानना है, तो ध्यान से पढ़ो। XYZ लिमिटेड इशूज 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 95 ईच। मतलब इस कंपनी ने 10% वाला प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। एक एक का दाम था 100 रुपीज, पर इशू किया है 95 में। तो आईपी हम लोगों को पता चल गया है 95। The company proposes to redeem the preference shares at the end of the 10th year from the date of issue. तो एन भी दे दिया है हम लोग को 10, पर आरपी हम लोगों को नहीं दिया है। आरपी नहीं दिया है तो हम लोग इसको 100 ले लेंगे। अब सारा फिगर्स हम लोग को मिल गया, हम लोग सिर्फ पुट कर लेंगे, तो इसको बैठा देंगे। डी है हम लोग का 10, 1 + 0, आरपी हम लोगों को पता है 100, आईपी पता है 95, और बाई 10, फिर 100 + 95 बाई 2 इंटू 100। इसको पूरा को सॉल्व करके आंसर बताओ। इसके बाद दो कॉस्ट हम लोग खत्म कर लिए, एक था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक था कॉस्ट ऑफ डेट, एक था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग एंटर करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में, दैट इज KE में। बट एक बात हम बता दे, KE का 5 फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि अप्रोच अलग अलग है। कुछ डिविडेंड अप्रोच है, एक अर्निंग अप्रोच है, एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, एक अर्निंग ग्रोथ मॉडल है, एक CAPM है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसका 5 फॉर्मूला है, 5 अलग मॉडल के लिए। सम में क्या मॉडल बता देगा? नहीं, सम में मॉडल नहीं बताएगा। सम में अगर अर्निंग दिया है तो वो अर्निंग मॉडल है, सम में अगर डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड मॉडल है, सम में अगर अर्निंग और ग्रोथ दोनों दिया है तो वो अर्निंग ग्रोथ मॉडल है, अगर डिविडेंड और ग्रोथ दोनों दिया है तो वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, और एकदम ये एक अलग टाइप का सम है तो वो CAPM है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सम को देखो, इलस्ट्रेशन 9 में हम लोग का लास्ट लाइन पहले पढ़ो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ने से ही समझ में आता है KE निकालना है, बट अभी कौन से फॉर्मूला से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो सम में दिया है ना, साइड में पहले कलेक्ट कर लो, फिर डिसाइड करेंगे मॉडल। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज पर शेयर, मतलब डी दिया हुआ है, दैट इज 1। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब जी दे दिया है हम लोगों को 10%। तो पहला सवाल मेरा ये है कि ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी दिया है और ग्रोथ भी दिया है, तो ये लिखते चलो, वरना एग्जाम में तुम लोग परेशान हो जाते हो। तो इसको लिख लो, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का सम है। KE में ही 5 मॉडल हम लोग करेंगे, ये पहला मॉडल किए हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कैसे समझ में आया? डी दे रखा है मतलब डिविडेंड है, ग्रोथ दे रखा है मतलब जी है। अब एक काम का बात, अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है D1/P0 + G इंटू 100, ये फॉर्मूला है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पता चला तभी फॉर्मूला लिख पाएंगे, अगर मॉडल ही नहीं पता है तो फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। हम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, मॉडल लिखे, फिर फॉर्मूला लिखे। अब D1 क्या है? देखो, D0 का मतलब होता है लास्ट ईयर वाला डिविडेंड, जो डिविडेंड दे चुके हैं, पास्ट में दे चुके हैं लास्ट ईयर। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो देने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर देंगे। तो डिफरेंस याद रखो, जब बोलेगा लास्ट ईयर पे कर चुके हैं, मतलब वो D0 दे रखा है। तो हम लोग को फॉर्मूला के लिए तो D1 चाहिए, तो D1 कैसे लाएंगे? D1 का फॉर्मूला है D0 1 + G, ये फॉर्मूला है D1 का। तो D0 क्या है हम लोग का? 1 + G कितना दिया है? 10%, पर हम बोले परसेंट हटा के लिखने, तो 0.10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो D0 है 1, पर हमको चाहिए था D1, तो हम निकाल लिए 1.1। तो यहाँ पे 1.1। P0 का मतलब क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस, जिसको तब से हम लोग इशू प्राइस भी बोल रहे हैं, पर इसमें फॉर्मूला में P0 ही है, तो ये लिखना ही पड़ेगा।
पर इसका रियल मतलब करंट मार्केट प्राइस है। तो देखो, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55, तो हम लोग को मार्केट प्राइस दे रखा है 55, और डिविडेंड फिर से दिखा देते हैं, कंपनी हैज पेड डिविडेंड लास्ट ईयर। तो देखो, ये जो डिविडेंड है ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है। तो हम लोग का करंट मार्केट प्राइस कितना है? 55। तो सब चीज है हम लोग के पास, ये 55, ये 0.10, ये इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस मॉडल के बाद, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बाद, हम लोग अपना सेकंड मॉडल करेंगे, CAPM मॉडल, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कैसे समझ में आया कि ये मॉडल का सम है? देखो, ये सम में इंफॉर्मेशन ही कुछ अजीब सा मिलेगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब KE निकालना है, हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स 10%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, फर्म्स बीटा दे रखा है 1.75, और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%। पहले हम सबका मतलब बता देते हैं। पहले तो लिख लो, इलस्ट्रेशन 10 कर रहे हैं हम लोग, ये है CAPM मॉडल, जिसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल का फॉर्मूला क्या है KE में? RF प्लस बीटा, RM माइनस RF, ये इसका फॉर्मूला है। RF का मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा का, ये B का मतलब क्या है? बीटा। RM का मतलब क्या है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। देखो, मतलब बता देते हैं, बीटा का मतलब होता है रिस्क, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, जैसे देखो, एक आदमी कभी अपना सारा शेयर, सोचो हम लोग के पास 1 लाख रुपया है, तो हम लोग अपना पूरा 1 लाख रुपए से जाके रिलायंस का शेयर खरीद लेंगे? ऐसा कोई आदमी नहीं करता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने 1 लाख रुपए को 5-6 जगह अलग अलग कंपनी में लगाते हैं। मतलब हम 20,000 से रिलायंस का शेयर खरीद लेंगे, 20,000 से SBI का शेयर खरीद लेंगे, 20,000 का मारुति का शेयर खरीद लेंगे। हम अपने रुपए से अलग अलग शेयर्स जाके खरीदेंगे, एक ही कंपनी का नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही कंपनी का सारा शेयर खरीद लेंगे और कल को वो कंपनी डूब गया, तो मेरा 1 लाख रुपया पूरा डूब जाएगा। अब डूब जाएगा से मतलब नहीं है रिलायंस बंद हो जाए। सोचो, रिलायंस का शेयर का प्राइस गिर रहा है किसी भी रीजन से, तो मेरे को तो लॉस होने लगेगा पूरा 1 लाख का। तो एक आदमी के साथ क्या होगा? रिलायंस का प्राइस गिरेगा, मारुति का प्राइस गिरेगा, एक साथ पांचों कंपनी का प्राइस नहीं गिर जाएगा। तो हम अपना पैसा को डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई करना मतलब डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना, हम वो करते हैं। और एक आदमी को क्या करना चाहिए, जब हम 5 अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें से 2 या 3 गवर्नमेंट कंपनी हो। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी में एक पता होता है मेरे को कि कभी डूबेगा तो नहीं मेरा पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डूबने नहीं देता है। गवर्नमेंट अगर देखो, गवर्नमेंट कंपनी से रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी मेरे को 5% दे रहा है, तो प्राइवेट कंपनी मेरे को 15% देगा। तो इंसान ज्यादा के लालच में जाके प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाता है, गवर्नमेंट कंपनी में पैसा बहुत कम लोग लगाते हैं। बट जो लोग प्रॉपर इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग सब में पैसा लगाते हैं। तो जो गवर्नमेंट में पैसा लगाते हैं, वहां तो हम लोग रिस्क ले ही नहीं रहे। हम लोग को पता है, गवर्नमेंट बोला है 5% देंगे तो 5% देगा ही। तो वहां हम लोग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न तो लेते हैं और कोई रिस्क भी नहीं लेते हैं, रिस्क फ्री। तो RF कहाँ, ये वाला रिटर्न कब मिलता है? जब गवर्नमेंट में पैसा लगाते हैं। RM मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट का नहीं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में जब पैसा लगाते हैं, तब हम लोग को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो रिस्क ये है अगर, तो रिस्क भी होगा, इसलिए बीटा रहता है कि मार्केट में पैसा लगाए हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में, तो रिस्क भी रहेगा, इसलिए इसका रिस्क रहता है। तो ये सारा चीज ही हम लोगों को सम में दे दिया है, सिर्फ पुट करना है, आंसर निकाल लेना है। हम लोग को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, बीटा दे रखा है 1.75, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। हमेशा ही देखना मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कम रिटर्न देता है, क्योंकि रिस्क नहीं ले रहे, नो रिस्क नो गेन। तो बेसिकली KE का क्या होगा? अच्छा, इसको सॉल्व करते वक्त परसेंट मत हटाना।
याद रहे इसको सॉल्व करते वक्त डोंट रिमूव परसेंट साइन, बस ये साइन रहेगा, इसका कुछ करेंगे नहीं पर लिखना पड़ेगा रिटन एग्जाम में। तो RM क्या है 15% माइनस 10%, इस परसेंट का कुछ करेंगे नहीं, 15 माइनस 10 5, 5 इंटू 1.75 दैट इज 8.75, तो यहाँ आएगा 18.75%, ये KE आया, परसेंट का साइन सिर्फ रहेगा। अब हम लोग बिग सम में एंटर कर रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 में देखो, इसमें लास्ट लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो जो हम लोग को सोर्स दिया है, हमें 5 सोर्स पढ़े हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, टर्म लोन और रिटेन्ड अर्निंग, जिसका जिसका नाम मिल गया वो का हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वैसे तो लिख भी दिया है, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसमें KE भी निकालना है, KR भी निकालना है। तो KE हम लोग सीखे हुए हैं, KE पहले निकालेंगे। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज 10 रुपीज वाइल करेंट मार्केट प्राइस इज 200। तो हम लोग को KE निकालते वक्त करंट मार्केट प्राइस चाहिए होता है, तो P0 लिख लो 200। फिर बोल रहा है कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू एंड पार्शियली बाय रिटेन्ड अर्निंग। हम लोग कंपनी न्यू से कुछ शुरू कर रहे हैं कंपनी में, तो कुछ पैसा हम लोग इक्विटी शेयर से ला रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग रिटेन्ड अर्निंग से ला रहे हैं। You are required to calculate cost of equity share as well as cost of retained earnings if issue price will be 190 per share। इशू प्राइस है हम लोग का 190, फ्लोटेशन कॉस्ट है हम लोग का 5 रुपया, तो कलेक्ट कर लो, इशू प्राइस इज 190 और फ्लोटेशन कॉस्ट है हम लोग का 5 रुपया। डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10। एक्सपेक्टेड टू बी बोला है मतलब D1 दे दिया है 10 और G दे दिया है हम लोग को 5%, मतलब 0.05। जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले हम सिर्फ वही कलेक्ट किए हैं, अभी तक हम कुछ लिखे नहीं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले निकाल रहे हैं KE का पढ़ के ही समझ में आ रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, डिविडेंड दिया है, ग्रोथ दिया, तो D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। D1 कितना है हम लोगों का 10, P0 हमको इशू प्राइस से मतलब नहीं है, मेरे को करेंट मार्केट प्राइस से मतलब है, जो सम में लिखा है उसी पे फोकस करेंगे। तो 200, G दे दिया है 0.05 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो और आंसर बताओ। अच्छा, हम लोग के पास कुछ शेयर्स पहले से था, कुछ हम लोग न्यू इशू किए थे, तो ये जो KE निकला है ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का निकला है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर मतलब ये हम लोग के पास पहले से था, हम लोग जो न्यू प्रोजेक्ट उठाए थे उसके लिए न्यू इक्विटी शेयर इशू किए थे, तो न्यू इक्विटी शेयर का फिर से KE निकालना पड़ेगा। तो हम उस टाइम क्लियरली बोले थे इशू प्राइस को ही P0 भी कहते हैं, अभी हम यहाँ पे बताए थे कि P0 को ही करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं और पीछे बताए थे करंट मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस बोलते हैं। तो यही है मेरा P0 भी, तो इसमें फिर से P0 दिया है, तो D1, अच्छा अब तो डायरेक्टली बैठा सकते हैं, D1 तो मेरा वही है, एक ही दिया है 10। अब मेरा P0 इशू प्राइस क्या होगा, हम क्लियरली बोले थे इशू प्राइस होता है जो दिया है माइनस कर देंगे उससे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो मेरा 185 है P0, तो ये मेरा 185 प्लस 0.05 इंटू 100, तो कितना आएगा ये। इस सब में हम लोगों को KR भी निकालने बोला था, रिटेन्ड अर्निंग भी निकालने बोला था, तो रिटेन्ड अर्निंग का भी फॉर्मूला लिख लेंगे, KE 1 माइनस TP बाय 1 माइनस, इसमें हम लोगों को बोला था फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब ऐसे B रहता है, B का मतलब क्या होता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या था फ्लोटेशन कॉस्ट, हम उसी टाइम पूरा बात बताए हैं। तो इस सब में ध्यान से देखो, हम लोग को कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया है TP, अच्छा TP का मतलब होता है पर्सनल टैक्स रेट, हम लोग इस सब में टैक्स रेट ही नहीं दिया है, पर्सनल क्या देगा, टैक्स रेट ही नहीं दिया है, और B हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग कुछ बैठा सकते हैं। तो KE हम लोग को तो पता, अच्छा KR भी फिर 2 बार निकलेगा, अगर KE 2 बार निकला है तो ये KR निकालेंगे एग्जिस्टिंग के लिए,
जिसमें हम लोग के ई लेंगे 10%, दैट इज 0.10। टीपी का मतलब होता है पर्सनल टैक्स रेट, इसलिए टी का मतलब टैक्स रेट, टीपी का मतलब पर्सनल टैक्स रेट। इस सम में किसी भी तरीके का टैक्स रेट नहीं दिया है, तो ये हम लोग का 0 है। और फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग का सम में दिया था 5। ओ, एग्जिस्टिंग के टाइम पे तो ये भी नहीं था, एग्जिस्टिंग में तो इश्यू नहीं किए थे ना, तो ये एग्जिस्टिंग में नहीं है। तो हम लोग का यही है 0.10, मतलब 10%, यही के आर आ गया। पर अगर हम लोग न्यू के लिए के आर निकालेंगे तो के आर क्या आएगा, के ई है हम लोग का 10.41%, मत हटाओ वरना फिर इंटू करना पड़ेगा। 1 - 0 पर्सनल टैक्स रेट नहीं है, पर 1 - हम लोग का 5 है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें क्या आएगा, अच्छा ये 5 दिया है, पर हम लोग इसको परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 5 अगर देगा तो इसको ऑटोमेटिकली परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे। तो इसको 0.05 लिखेंगे, याद रखना होगा, क्योंकि ये जो देता है इसको हमेशा परसेंट के फॉर्म में ले जाएंगे। तो 0.05 होगा। तो 10.41, 1 - 0 1 ही होता है, लिख के फायदा नहीं है, और यहाँ पे 0.95, तो इंटू करके बेसिकली हम लोग का आ जाएगा 9.89%। अच्छा, इसमें पर्सनल टैक्स रेट दिया है, एक सेकेंड हमको चेक करने दो। अब हम एक बात बता दे, अगर हम लोगों को सम में टीपी भी नहीं दिया है और बी भी नहीं दिया है, मतलब पर्सनल टैक्स रेट भी नहीं दिया है और ब्रोकरेज भी नहीं दिया है, तो हमेशा याद रखना के आर इज इक्वल टू के ई। मतलब अगर हम लोग को बोल रहा है के आर कैलकुलेट करो, बट ना टीपी दिया है ना बी दिया है, तो ये सब तो होगा ही नहीं। तो क्या बच जाएगा, के आर इज इक्वल टू के ई, तो के ई कैलकुलेट करके बोल देंगे के आर यही है। तो एक चीज नोट करके लिख लो, when TP and B are not given in the sum, अगर ये नहीं दिया हुआ है सम में, तो के ई इज इक्वल टू के आर, तो के ई कैलकुलेट कर लो और बोल दो यही के आर है। अब हम लोग कर रहे हैं WACC, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको करने में कुछ नहीं है, देखो क्लियरली लिखा है कैलकुलेट WACC, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा ये WACC का सम है। WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सबका एवरेज करना इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एवरेज। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग का सबसे पहला काम है जितना भी कॉस्ट दिया है पहले वो कलेक्ट करो। तो लिखो इलस्ट्रेशन 16, हम लोग को दिया है, पढ़ो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी 10.41%, मतलब के ई हम लोगों को दे दिया है 10.41%। फिर दिया वाइल कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज 10%, मतलब के आर दे दिया है 10%। देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, हम लोग के पास 50,000 इक्विटी शेयर है और रिटेन्ड अर्निंग है 15 लाख। देखो जब भी WACC आएगा ना, WACC जब भी देगा, इसका पहले तो मतलब लिख लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से दो तरीके का सम आता है, एक बुक वैल्यू वेट्स का, एक हम लोग के पास मार्केट वैल्यू का, मार्केट वैल्यू वेट्स। दो तरीके का सम मिलेगा, इसको बी भी कहते हैं, इसको एम भी कहते हैं। तो जो भी सम आए फॉर्मेट सेम है। क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले सोर्स, फिर कॉस्ट ब्रैकेट में परसेंट, फिर वेट, फिर वेटेड कॉस्ट। कोई भी सम आए फॉर्मूला यही रहेगा, मतलब फॉर्मेट यही रहेगा, सोर्स, कॉस्ट, वेट और वेटेड कॉस्ट। इस सब में दो ही सोर्स दिया है, सोर्स हम लोग 5 सोर्स पढ़े हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टर्म लोन, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग।
इस सब में 2 ही सोर्स दिया है, इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। हम लोग को 2 सोर्स दे रखा है, दोनों का कॉस्ट भी दे रखा है। परसेंट लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि हेडिंग में परसेंट डाल दिए, तो फिर अंदर नहीं डालेंगे। वेट कितना दिया था, देखो हम लोग के पास 50,000 इक्विटी शेयर था। अब क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइस कौन सा लेंगे। सम में अगर मार्केट वैल्यू से करने बोला है तो मार्केट प्राइस लेंगे। देखो कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अगर सम में बोल रहा है मार्केट वैल्यू वेट्स लेके करो तो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर लेंगे, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस लेंगे। मार्केट प्राइस है 50 रुपया और रिटेन्ड अर्निंग तो 15 लाख का है ही, तो 50,000 जो इक्विटी शेयर है उसको 50 से इंटू करेंगे मार्केट प्राइस से, तो कितना आ जाएगा 25 लाख। और रिटेन्ड अर्निंग कितना है हम लोग का 15 लाख। ठीक है, वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा याद रहे कॉस्ट इंटू वेट कर देंगे। तो इन लोग दोनों को इंटू करेंगे, इन लोग दोनों को इंटू करेंगे, तो कॉस्ट और वेट को इंटू करने के बाद वेटेस्ट कॉस्ट आ गया, दोनों को प्लस करके हम लोग का इसका टोटल भी आ गया, इसका भी टोटल आ गया। क्यों, WACC निकालना है। WACC का फॉर्मूला है टोटल वेटेड कॉस्ट बाय टोटल वेट्स। टोटल वेटेड कॉस्ट इज 41,025,000 बाई 40 लाख। जब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 40 लाख से तो आएगा 10.26%। ये हम लोग का WACC है। अब ये एक फुल फ्लेजेड सम है जिसमें हम लोग को WACC निकालने के लिए बोल रहा है, बट WACC निकालने के लिए हम लोग को सारे का कॉस्ट चाहिए, बिना कॉस्ट के हम लोग WACC नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला आइटम दिख रहा है डिबेंचर, मतलब KD तो निकालना पड़ेगा। अब सवाल होता है रिडीमेबल है या इररिडीमेबल, तो हम लोग को पीछे से दिखेगा अगर इसका नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो क्लियरली देखो डिबेंचर वाले लाइन में एक डिबेंचर के लिए दिया है, एक प्रेफरेंस शेयर के लिए, इक्विटी के लिए। हम डिबेंचर का करेंगे क्योंकि KD निकाल, इसमें 10 इयर्स मैच्योरिटी दिया है, तो KD का वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, I1 माइनस T प्लस RP माइनस IP बाई N बाई RP प्लस IP बाई 2 इंटू 100। अब जो जो चीज हम लोग के पास है वो चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट साइड में लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे।